है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन 2021-22 यानी जो 2021-22 में पेपर हुआ था, ऑप्शनल पेपर शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन एजुकेशन। तो आप सभी को पता है ये पेपर 4th है और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इनोवेशन इन एजुकेशन 2021-22 के पेपर के सॉल्यूशन और उनके क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को साथ में लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, प्रीवियस वीडियो में 2017-2018 के क्वेश्चन पेपर के साथ उनके सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था सुपर फास्ट रिवीजन के तहत। तो आज के इस वीडियो में हम 2021-22 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को साथ में देखेंगे। क्योंकि अगर हम केवल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2021, 2018, 2017 के तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हुए हैं एक ही वीडियो में, तो इसके लिए आप रिसेंटली वीडियो में चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर 4th से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 मार्क्स का पेपर रहता है, आप सभी को पता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो 2021-22 में जो पेपर पैटर्न था वो केवल लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था। क्योंकि अभी तक हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे थे। अपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा हो तो वहाँ पर हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्योंकि यहाँ पर केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही करने थे। केवल यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके टोटल जो थे वो 10 क्वेश्चन थे। आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ईच क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो जितने भी उनको सॉल्व करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं। नवाचार में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा कैसे किया जा सकता है, यानी दूर कैसे किया जा सकता है। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन एजुकेशन, टू द ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन इनोवेशन, हाउ कैन इट बी ओवरकम थ्रू एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम शिक्षा में नवाचार, देखिए आपने 2018-2017 के पेपर में देखा कि क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है। कहीं शिक्षा में नवाचार से आसे तो नवाचार के कॉन्सेप्ट को पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ ली और इनकी बाधाओं को भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर से, तो इसे आप ज़रूर पढ़ करके जाएं अपने एग्जाम के लिए। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम बात करें शैक्षिक नवाचार या शिक्षा में नवाचार से तात्पर्य क्या है, तो शिक्षा में नवाचार प्रायः तब होता है जब छात्रों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए विचारों को लागू किया जाता है। शैक्षिक नवाचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण और सीखने के बारे में सामूहिक अनुसंधान और उत्पादन की ज्ञान का एक स्थायी क्षेत्र माना जाता है ताकि अपेक्षित शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं कि शैक्षिक नवाचार कभी भी विशुद्धि रूप से तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ना ही केवल संरचनात्मक परिवर्तन पर आधारित है, हालांकि ये प्रायः आवश्यक होते हैं। आगे दिया है कि नवाचार में शिक्षकों, माता पिताओं, छात्रों, प्रशासकों के साथ साथ राजनेताओं के व्यवहार में भी परिवर्तन शामिल है। सारी चीज़ें जो है शैक्षिक नवाचार या शिक्षा में नवाचार से संबंधित हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर परिभाषाएं देख लेते हैं। कई सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें मेंथल की बात करें तो मेंथेल के अनुसार शिक्षा में नवाचार हमेशा ज्ञान की मांग करता है जो शिक्षण तकनीकों में नए और अनूठे विचारों का समर्थन करेगा, जो छात्रों तक अधिगम प्रभावी और प्रभावशाली तरीके से पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें तो अलग अलग ऑथर्स ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से शिक्षा में नवाचार को परिभाषित किया है। वैलेरी कहते हैं कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ है कल्पना को फलने फूलने देना और नई चीज़ों के प्रयोग से डरना नहीं। कभी कभी ये नए प्रयोग विफल हो जाते हैं, लेकिन जब ये सफल होते हैं तो बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। शिक्षा की कला कुछ महान उपलब्धियों को याद रखेगी। यही सारी चीज़ें जो है नवाचार के संबंध में इन्होंने परिभाषित की हैं। तो परिभाषाएं आप 2 तो याद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अब आते हैं बाधाओं के समाधान में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी शिक्षा द्वारा हम इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में अगला पॉइंट था। तो कई सारे पॉइंट है। पहला है उद्यमिता लाने के लिए, यानी किसी न किसी को शिक्षा में उद्यमी विचारों, समस्याओं, समाधान, दृष्टिकोण और नवाचार का अनुभव के साथ राज्य, जिला स्तर पर
आगे दिया है पुनः लाने के लिए प्रयासों के लिए समय देना चाहिए। सारे पॉइंट हैं, पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। दूसरों के साथ जुड़ना, ठीक है, हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे है कि उद्यमशीलता की प्रवृत्ति का विकास करना। आगे है कि प्रस्तावों और अनुप्रयोगों में बनाएं। ये सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उद्यमी संगठनों की मदद करने के लिए, ठीक है, सहयोग के लिए कार्य करना। फिर आगे है कि लंबी दौड़ के लिए प्रदाताओं के एक विधिक उद्यमिक पारिस्थितिकी प्रणाली का समर्थन करना, सार्वजनिक मांग का निर्माण करना, अभ्यास की समस्याओं को पहचाने। तो इतने सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था वह था अभिनव कक्ष यानी इनोवेटिव क्लासरूम से। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था वह था एक सामान्य कक्षा को अभिनय नहीं होगा, यहाँ अभिनव कक्षा, क्योंकि आपका टॉपिक ही पूरा यूनिट फर्स्ट में जो है अभिनव कक्षा के रूप में है, यानी इनोवेटिव क्लासरूम। तो अभिनव कक्षा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त तर्क सहित अपनी राय दीजिए। हाउ कैन अ नॉर्मल क्लास बी कन्वर्टेड इनटू इनोवेटेड क्लास, गिव योर ओपिनियन विथ सुटेबल रीज़न, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनोवेटिव क्लासरूम की बात करें तो इंट्रोडक्शन में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अभिनव अधिगम वातावरण कक्ष में नवीनता के स्थान को संदर्भित करता है एवं यह भौतिक या वास्तविक दोनों ही सीखने पर प्रभाव डालता है। यह लोगों को मात्र साथ ही नहीं लाता बल्कि यह अन्वेषण, सहयोग, चर्चा को प्रोत्साहन देता है एवं सुविधाजनक बनाता है। और भी सारी चीज़ें इनोवेटिव लर्निंग के बारे में बताई गई हैं, तो इन्हें आप जो है पढ़ लीजिएगा। आगे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि इनके बारे में क्वेश्चन में आगे दिया था कि एक सामान्य कक्षा को अभिनव कक्षा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए कई सारी रणनीतियाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से भी हम इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आधुनिक कक्षा में अभिनव रणनीतियों के माध्यम से जो है हम चीज़ें कैसे लाते हैं। तो प्रोजेक्ट आधारित अधिगम द्वारा इस अधिगम को लागू करने वाले शिक्षक छात्र हित एवं भागीदारी में वृद्धि देखते हैं। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा जो है समस्या को हल करने और अंतर करने की प्रकृति मानवीय इच्छा का दोहन करती है। दूसरा संपूर्ण बाल दृष्टिकोण, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, ठीक है। आगे और पॉइंट हैं पूछताछ आधारित निर्देशन, इसमें सारे वही पॉइंट हैं जो एक नॉर्मल क्लासरूम को जो है वह परिवर्तित कर देती है एक इनोवेटिव क्लासरूम में, ठीक है। ये सारी रणनीतियाँ हैं, तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 4 ही पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा था। तो जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था वो था सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दे को समझने के लिए चार्टवार राजनीति कितनी कारगर है, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। यानी हाउ इफेक्टिव इन चटवा रकनीक इन अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट योर ओपिनियन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दे देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर हम बात करें सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे और स्थानीय संस्कृति की समझ, तो इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आर्थिक और विशेष रूप से सामाजिक संकट है जो हमें पर्यावरणीय संकट की ओर ले गए हैं, जिसमें पूंजीवाद, वैश्वीकरण आदि ने उकसाया है कि दुनिया भर के सभी समाजों ने उत्तरोत्तर क्षेत्र और समाज के एंग्लो सेक्स मॉडल का आयात किया है। नए आयाती सामूहिक शहरी आचरण न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं को तोड़ रहे हैं बल्कि व्यक्तियों के बीच संबंध भी तोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए जो है बताई गई हैं। मनुष्य अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण को उच्च बनाकर अपनी प्रकृति स्थिति से अलग हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें सामाजिक मुद्दे जो है क्लाइंट इन्वेस्टरी के संचालन के कार्यस्थल में उभर सकते हैं और आसपास के समुदायों को भी प्रभावित करते हैं। तो इन्हें एक नज़र में जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी आगे जो है ठीक है, हमें लग रहा है एक PDF जो है मिस हो गया जिसमें चटवर राजनीति के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करनी थी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, उसे आप थोड़ा एक नज़र में देख लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है, पूछा गया था, चांस आने के ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है किसी भी साल में, वो पहली बार ही आया था और आने के चांसेस कम हैं। बाकी सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन मुद्दों के लिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शांति निकेतन के शैक्षिक उपागम। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में कई बार मैंने वीडियोस में बताया है, ठीक है। पेपर 1 से लेकर के पेपर 3 तक की समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कुछ पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट आए हैं, और शांति निकेतन तो कई बार मैंने डिस्कस किया है। तो इन दोनों को आपस में मिला करके ये आंसर आप लिख लीजिएगा। मैंने इस आंसर को लिखा नहीं है क्योंकि इसको मुझे तोड़ तोड़ के जो है दिखाना पड़ता। तो एक्सप्लेन द एजुकेशनल अप्रोच ऑफ शांति निकेतन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसे आप खुद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा था कि शिक्षा में नवीन विधिक नवाचार प्रयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यू लीगल इनोवेशन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा में नवाचारों की आवश्यकता या प्रयोग किन चीज़ों पर है, तो यहाँ पर हम जो है सीधा सीधा इनकी चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। इसमें इनोवेशन के बारे में तो आप सभी चीज़ें जानते हैं कि इनोवेशन क्या है। यहाँ पर आगे कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके प्रयोग जो हैं वो किन चीज़ों पे हो सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए नवाचार पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे और सारे पॉइंट हैं कि तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए यह प्रयोगी है। तो इस तरह से इन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। तकनीकी परिवर्तन से अवगत रहने के लिए ये प्रयोगी है। आगे है कि पहुंच, दक्षता और अधिगम वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रयोगी है। आगे की शैक्षिक विकास के लिए नवाचार जो है उपयोगी है। ये सारे पॉइंट हैं इनके, तो इन पॉइंटों पर आप ध्यानपूर्वक जो है चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे नहीं रहता है, घुमा के जो है पूछा जाता है, पूछा गया है, और पॉइंट भी हम इसी तरह से घुमा के पढ़ के लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रयोग शिक्षा में किस तरह से आप नवाचार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सहकारी अधिगम विधियों से आपका क्या तात्पर्य है। शिक्षा में सहकारी अधिगम विधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स इन एजुकेशन। तो देख लेते हैं सहकारी अधिगम। तो कई बार मैंने प्रीवियस 2 सालों के पेपर में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक बार आप कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस कई सारे हमने क्वेश्चन में कोऑपरेटिव लर्निंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर थोड़े कम शब्दों में बात करें तो सहकारी अधिगम को एक ऐसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में, ठीक है, विभिन्न समूह मतलब आप ये मान लीजिए कि कक्षा में जैसे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में 4 बच्चे ऐसे जो बहुत तेज़ हैं अलग अलग विषयों में, ठीक है। तो ये चारों बच्चे जो हैं अपने कक्षा या अपने कक्षा के नीचे बच्चों को चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे। जैसे गणित में कोई बच्चा तेज हो गया तो गणित के लिए सभी बच्चों को जो है चीज़ें सिखाएगा, अपनी क्लास के भी और अपने से नीचे क्लास के भी। और इसी तरह से विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये होता है सहकारी अधिगम, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यही सारी चीज़ें बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर सहकारी अधिगम की बात करें तो विधियाँ पूछी थी। विधि यानी क्या कुछ मेथड हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास विधि नहीं लिखी थी, यहाँ पर कंपोनेंट्स थे, यानी अंग थे, तथ्य थे। तो इनके द्वारा ही हम इनके मेथड्स को समझेंगे। तो खेल द्वारा अधिगम, ये बिल्कुल लर्निंग बाय प्ले, तो ये आपका विधि ही है, एक शिक्षण विधि। दूसरा है समूह द्वारा सीखना, इसमें बताया गया है कि किस तरह से समूह द्वारा अधिगम जो है किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना, शैक्षिक मेलों द्वारा सीखना, ये सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को आप जो है एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। लास्ट है शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना। तो ये सारी मेथड्स हैं अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग की, और ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी, तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके पॉइंट लिख सकते हैं, चूँकि बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा था वो था, शिक्षा में किन्हीं 5 जीवन कौशलों की व्याख्या कीजिए एंड एक्सप्लेन एनी 5 स्किल्स इन एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते देख लेते इसका आंसर भी। तो प्रीवियस वीडियो में पूछा था जीवन कौशल क्या है या शिक्षा में जीवन कौशल क्या है, ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो है जीवन कौशल के जो प्रकार हैं वो 5 पूछ लिए हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 10 बताए गए हैं। पहला है आत्म जागरूकता, दूसरा है पुनराभूति, तीसरा है समालोचनात्मकता, सृजनात्मकता, निर्णय क्षमता, प्रभावशाली जो है संप्रेषण आ जाएगा, तनाव से मुकाबला करना, ये सारे पॉइंट आएंगे लाइन से, समस्या समाधान, ठीक है, अंतरक्रिया संबंध, संवेग। और इनमें से 5 एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो देखिए, पहला देख लीजिए आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या होता है कि व्यक्ति के अपने अंदर की अर्थात अंतर्दर्शन की क्षमता से है। तो उसके बारे में ये पॉइंट पूरी तरह से दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है परानुभूति। तो परानुभूति 2 शब्दों से मिलकर बना है, परा धन अनुभूति। पर का अर्थ है दूसरा या दूसरी, अनुभूति का अर्थ है अनुभव करना अर्थात दूसरों की ओर अनुभूति को समझना, ये परानुभूति। और ये दूसरा पॉइंट हो गया। उदाहरण के लिए भी इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक दशा को लेकर बहुत परेशान है, वह चाहता है कि उसकी सामाजिक दशा में सुधार हो तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाए। ये सारी चीज़ें थी कि उदाहरण पढ़ लीजिएगा। आगे थर्ड पॉइंट है सृजनात्मक चिंतन के बारे में, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ें की मुख्य बातें, कौन कौन सी धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन, विस्तारण। थर्ड पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है समस्या समाधान के बारे में, ठीक है। ये पूरे लाइफ स्किल्स के टाइप्स हैं जिनमें आपको 4 एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 से 5 थे, तो मैंने बता दिए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो अदर हैं उनमें से आप चाहे तो लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था आपदा प्रबंधन से आपका कार्य या तात्पर्य, आपदा प्रबंधन की कुछ तकनीकों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिर भी एक नज़र इस क्वेश्चन के आंसर पर डाल लेंगे हम। प्रीवियस कई सारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भारत में लंबे समय तक आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के एक मुद्दे के रूप में हाशिए पर था। केंद्र सरकार में आपदा प्रबंधन कृषि मंत्रालय में विभाग के रूप में कार्यरत था तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन राजस्व या राहत विभाग का विषय था। यही सारी चीज़ें जो है बताया गया है। 2005 से 15 के रोगों फ्रेमवर्क में कहा गया है कि सतत विकास के लिए सभी स्तरों पर विकास योजना बनाने की प्रक्रिया आपदा प्रबंधन एवं इसके जोखिम के बारे में देश की प्रतिबद्धता वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि कई बार मैंने डिस्कस की हैं, जिसमें देखिए सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ये सारी चीज़ें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में आती हैं। इनके संदर्भ में जो तकनीकी चीज़ें बताई गई हैं ये है, यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है इसका गठन किया गया 2005 में, क्या कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना, ठीक है। इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण नेशनल अथॉरिटी में बहुत सारी चीज़ें इनकी तकनीकों के बारे में बताई गई हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई, ये सारे पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था वो था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स में 3D लर्निंग और बी था शिक्षक स्वायत्तता यानी टीचर ऑटोनॉमी के बारे में पूछा था। तो इन दोनों शॉर्ट नोट्स को हम एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर 3D लर्निंग के बारे में दिया है। 3D अधिगम या त्रिविमीय अधिगम, वैज्ञानिक इंजीनियर अभ्यास, अनुशासनात्मक कोर, ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं, ठीक है। अब 3D लर्निंग है क्या, इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। 3D अधिगम जो है विज्ञान कक्षा को उन वातावरणों में स्थानांतरित करता है जहाँ छात्र द्वारा अनुशासनात्मक मूल्य, विचारों तथा क्रॉस कनेक्टिंग अवधारणा का उपयोग किया जाता है।
जिसके द्वारा घटित समस्या को छात्र समझकर उसके समाधान को व्यवहार में लाता है। इस प्रकार समस्या को सरलीकरण के रूप में परिवर्तन तथा समाधान के व्यवहार में लाने का कार्य 3D अधिगम द्वारा संभव है। तो ये था 3D लर्निंग के बारे में, शॉर्ट नोट्स में पूछा था, तो इतनी काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी में हम टीचर ऑटोनॉमी भी देख लेते हैं कि क्या है शिक्षक स्वायत्तता। तो रिचर्ड स्मिथ के अनुसार शिक्षक स्वायत्तता का अर्थ है एक शिक्षक के रूप में अन्य के सहयोग से स्वयं के लिए उपयुक्त कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता। तो इस तरह से शिक्षक स्वायत्तता का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया। और भी पॉइंट है, बेसन कहते हैं कि शिक्षक स्वायत्तता के नियंत्रण से स्वतंत्रता का अधिकार के साथ साथ नियंत्रण से वास्तविक स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो हैं शिक्षक स्वायत्तता के संबंध में है, इन्हें आप पढ़ करके लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर तो शॉर्ट नोट्स हो गए और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा की नवीन तकनीकें क्या हैं, विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग कितना प्रभावपूर्ण है, चर्चा कीजिए। व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इफेक्टिव इज ई लर्निंग फॉर स्टूडेंट, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इससे लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ में मैंने शैक्षिक संस्थाओं में ई लर्निंग की व्यवस्था के बारे में बात की हुई थी कि ई लर्निंग क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा आप ग्रहण करते हैं वह है ई लर्निंग। वेब आधारित लर्निंग के बारे में ये सारी चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कई बार डिस्कस किया जा चुका है, इसे आप एक नज़र में देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के, इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट 1, 2, 3 और 4, तो इन सभी के बारे में ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर 2021-22 का पेपर कुछ इस तरह से पूछा गया था, जिसको हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया। उम्मीद और आशा है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।